स्वागत आपका। चलिए आज जो हमारी टॉपिक होगी, दरअसल मैं आर्टिकल के सीरीज को करवा रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने अभी कल ही जो है मैंने एक वीडियो डाली है जो आर्टिकल 16 को लेकर हमारी जो है टोटल बातचीत जो हो गई है आर्टिकल 16 तक बात हो गई है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हमारी जो बातचीत होगी वो आर्टिकल 17 को लेकर है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 17 जो है हमारे लिए कितना जरूरी है। आप धैर्यता तो थोड़ा सुनेंगे तब जाके बातें स्पष्ट रूप से समझ आएगी। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 17 क्या है, तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम संविधान के पार्ट 3 को भी कर रहे हैं। संविधान का जो हमारा पार्ट है, अभी पार्ट हमारा 3 चल रहा है। टोटल हिस्से मैंने आपको बताए थे कि 22 हिस्से हैं टोटल। उसके जो तीसरे हिस्से को हम अभी देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को अभी हम लोग कर रहे हैं। अब इस फंडामेंटल राइट में दरअसल आप हमें समझना यह है कि फंडामेंटल राइट में दरअसल बातें किसको लेकर है। मैं कई बार आपको यह बातें कह चुका हूं कि फंडामेंटल राइट दरअसल सिटीजन को मिला हुआ है। हम सब सिटीजन को जो है इसके लिए अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए हम सबको जानने की आवश्यकता है इसे। तो इसमें दरअसल आपको पता है कई सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे। स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, ऐसे जो ना धार्मिक अधिकार है, कल्चर्स को लेकर है, ऐसे तमाम तरह के अधिकार हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। जिसमें से हम जो अभी कर रहे हैं पार्ट 3 में अभी जो शुरुआत की है आर्टिकल हमारी, अगर ये फंडामेंटल राइट की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसका जाता है। मैं कई बार बोल चुका हूं आपको। अब ये 12 से लेकर 35 तक में जो आर्टिकल हमारा 14 से लेकर जो 18 तक जाता है, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में अभी हम लोग जो है ना अब सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो 14 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आर्टिकल 15 हो चुका है, अभी 16 भी हो गया है। अब आज हम लोग जो करेंगे वो 17 को करने वाले हैं, जो कि अनटचेबिलिटी को लेकर बात करता है, यानी कि छुआछूत को हटाने की बात करता है। तो उसी में आज हमारी डिटेल वीडियो होगी, जरूर देखिए। अब देखिए यहां पे क्या है, पहले आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 17 ये क्या कहता है। तो ये सबसे पहले आर्टिकल हमें बताता है कि यहाँ पे अस्पृश्यता को जो है ना यहाँ पे क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। ये संविधान साफ कहता है कि छुआछूत को, अस्पृश्यता को यहाँ पे खत्म किया जाता है, अनटचेबिलिटी को एंड करने की बातचीत यहाँ पे करता है। और साथ ही साथ कहता है, लेकिन एक चीज है, जब यहाँ पे संविधान में ये लिखा गया तो इसको स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया, बस ये बोल दिया गया कि छुआछूत को समाप्त किया जाता है, लेकिन क्लियर डेफिनेशन नहीं है। उस आर्टिकल में क्या है बहुत स्पष्टता के साथ बताया नहीं गई है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ये किस तरह की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक चीज का यहाँ पे जो डाउट होता है कि यहाँ पे ये दंड क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें इसको लेकर दंड क्या दिए जाएंगे, ये कंफ्यूजन है। और साथ ही साथ एक चीज और भी यहाँ पे है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसका परिभाषा को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे तमाम तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक चीज में लिखा। और एक चीज और भी है कि किन किन कृत्यों को माने कि ये अस्पृश्य है, ये जो है छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस संविधान में एक बात लिख दी गई कि भाई इसके लिए क्या करेंगे, वो विधि बनाने का जो है ना उनके पास अधिकार होगा। विधि बनाने का अधिकार होगा किनके पास, पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट इसमें क्या करेगा, विधि बना सकता है और इसको क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है लोगों के बीच। तो इसमें एक चीज कर दिया कि विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। विधि जो है ये पार्लियामेंट क्या करेगा, इस पे विधि बना के क्या कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है समाज में। तो ये बातें इसमें लिखी हुई थी, लेकिन स्पष्ट नहीं था डेफिनेशन और सारी चीजों को लेकर। लेकिन यहाँ पे जब विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया किसको, पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करता है कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें आप समझ सकते हैं। उस तरीके से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 35 हमारे पास एक आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 कहता है कि जब किसी भी जो हमारे पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 को लेकर जो हमारे यहाँ पे पार्ट 3 इसी को भी कर रहे हैं, पार्ट 3 के लेकर जो उपबंध है उसको पार्लियामेंट को शक्ति दे दिया कि जो भी सारी चीजें उसमें लिखी गई है उसको आप ठीक से कानून बना के पार्लियामेंट में जो भी अधिकार हमें मिले हैं पार्ट 3 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत, तो आर्टिकल 35 में ये मेंशन कर दिया गया है कि भाई आप एक काम कर सकते हो कि पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिया गया कि आप इसको जैसा चाहो उस हिसाब से इसको बढ़िया तरीके से लागू कर सकते हो समाज के बीच। तो इसके लिए उपबंध कर दिया गया कहां पे, ये पार्लियामेंट को शक्ति देके। अब जो है यहाँ पे वही प्रभावी बना सकता है, प्रभावी बनाने के लिए अधिकार दिया किसको, पार्लियामेंट को दे दिया गया। और पार्लियामेंट को ही दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर नहीं है। राज्य विधानमंडल कभी भी, जैसे कि अगर हम अभी आर्टिकल 17 की बात करें ना, तो छुआछूत से रिलेटेड जो भी कानून यहाँ पे बनेगा
यहाँ पे जो भी भाग 3 को लेकर, जो हमारा फंडामेंटल 3 को लेकर जो बातचीत करेगा, इसमें कोई भी चीजें हमें कानून के रूप में अगर व्याख्यायित करना है, बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए जो हम एक्ट बनाएंगे, ये अधिकार होगा केवल और केवल किसको होगा, तो पार्लियामेंट को होगा। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर इसमें संविधान में संशोधन या उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकता है। तो यहाँ पे केवल पावर किसको मिलेगा, पार्लियामेंट को मिलेगा। तो ये काम कर सकता है। इसे ये हमारा यहाँ पे आर्टिकल 35 में खासतौर से ये मेंशन किया गया है। अब अगर हम बात करें आगे की, तो ये इससे संबंधित जो कानून है, इससे रिलेटेड जो कानून है, वो कानून दरअसल अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। जब बोल दिया गया कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, पार्लियामेंट जो है छुआछूत से रिलेटेड, उसमें डिफाइन तो था नहीं, क्लियरिटी तो था नहीं, तो संविधान ने क्या किया, मतलब पार्लियामेंट ने क्या किया, कानून बनाया उस 1955 में। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, उसके 7 साल के बाद ही, उसके 7 साल यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू 1950 में हुआ, उसके 5 साल के बाद एक्ट आया छुआछूत को लेकर कि इसको अगर प्रैक्टिस किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इसके लिए हमारा कानून बन गया। क्योंकि उसमें स्पष्ट था नहीं, तो कानून में क्या हो गया, यहाँ पे स्पष्टता हमारे बीच लाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई थी, जो कि 1976 में इसको और भी बेहतर तरीके से सुधार किया गया। उस कानून का नाम भी बदला गया। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो इस कानून का नाम क्या है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। उसको बदल के सिविल राइट जो है प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया, जो कि आगे 55 ही रहेगा, कानून वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, 1976 में कठोर थोड़ा सा किया गया और बेहतर बनाया गया, ताकि कोई इसको प्रैक्टिस न कर सके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां भी क्या था, ये जब बना, यहां पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जब बना, ये कानून जब बना, तो यहां भी स्पष्टता नहीं था हमारे बीच। यहां भी देखेंगे तो डेफिनेशन स्पष्ट नहीं था, लेकिन बावजूद इसके यहां पे कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि प्रैक्टिस में जो अगर कोई लाता है तो उसको, जैसे कि कहीं मनोरंजन, कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे जाने से किसी को मना करना, वहां पे छुआछूत का व्यवहार करना। आप देखते हैं समाज के बीच जो कहीं मान लो सरकारी चापानल है, उस जगह पे कोई दलित व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, वहां पे उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया जाता है। मनोरंजन स्थान हो गया, एंटरटेनमेंट का प्लेस हो गया, ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पे ये व्यवहार किया जाता था, बड़े पैमाने पे किया जाता था। आज हम आजादी के बाद भी कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन ये गलत है। संविधान और तमाम तरह के कानूनों से जुड़ा हुआ ये कहता है कि छुआछूत का व्यवहार करना एकदम अनुचित व्यवहार है, और इसको लेकर कई सारे प्रावधान हमारे जोड़े गए हैं। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। डेफिनेशन यहां पे स्पष्ट नहीं था, लेकिन तमाम तरह की बातें करते हैं कि इस तरह का व्यवहार करने वाले को सजा होगी, जेल भी होगा, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा, और ये तमाम तरह की बातें यहां पे स्पष्ट कर दी गई। अगर बात किया जाता है 1976 में कुछ कठोर किया गया, इसको सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट इसको बनाया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, स्पष्टता आधार पे अगर कोई एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है, उनके साथ कोई अपमान करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है, तो उसके साथ तो उसको क्या होगा, उसको अपराध ही माना जाएगा और उस हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। कहा गया, इसमें स्पष्ट बोल दिया गया है कि किसी भी तरह का समाज में कुछ लोग जो ऐतिहासिक आधार को मानते हुए, मान लो इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था, वो भी ऐसा करते थे, उसको आधार मान रहा है, या फिर धार्मिक पुस्तकें हो या ऐसी कोई भी चीजें हो जो धार्मिक मान्यता के हिसाब से अगर लिखा गया है किसी भी पुस्तक में कि भेदभाव किया जा सकता है, वह भी यहाँ पे मान्यता, उसको यहाँ पे अगर कोई भी इसको बढ़ावा देता है, या साथ ही साथ कोई दार्शनिक फिलोसफर हो गया, दर्शन के आधार पे भी अगर कोई कहता है कि ये व्यवहार किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड अगर मानता है कि नहीं ठीक है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, क्योंकि ये गलत है। किसी भी धार्मिक पुस्तक हो या फिर ऐतिहासिक आधार ले लेते हैं, कोई हिस्टोरिकल चीजें हो गई कि यहाँ पे होता था तो हम भी करेंगे, धार्मिक पुस्तक में भी ऐसी कोई बातें हो, और साथ ही साथ अगर दार्शनिक आधार पे भी ऐसी कोई बातें कही जा रही है, तो वो सरासर गलत है। अगर उसको जस्टिफाइड, वो क्या करता है, उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारा जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका एकदम से ही उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। अगर कोई ये कहता है, अस्पृश्यता का उपदेश देता है कि भैया ये बहुत अच्छी बातें हैं, आप बड़े लोग हैं, उसके बाद मिडिल लोग हैं, उसके नीचे और अलग लोग हैं, तो इनके साथ जो जैसे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, ये गलत माना जाता है। अगर आप उपदेश देते हैं किसी भी जगह पे जाके, कोई पब्लिक प्लेस पे, कोई पब्लिक इवेंट पे जो है जाके इस तरह का व्यवहार करते हैं, या इस तरह के उपदेश देते हैं लोगों को, ये सरासर गलत माना जाएगा। तो यहां से इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें यहां पे की गई। यहां पे दरअसल इसको इंप्लीमेंट क्यों किया गया, आप जरा सोचिए कि आर्टिकल 17 को क्यों इंप्लीमेंट किया गया होगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक रहा होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर 1947 से पहले जब हम आजाद हुए थे,
जब हम आजाद हुए थे उससे पहले की घटना अगर देखी जाए तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे जो स्थितियां थी वो किस लेवल की चल रही थी। अब तो काफी हद तक सुधार आ गया। हाँ, हालांकि अभी भी कहीं 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 ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कि अभी भी छुआछूत का कहीं कहीं ये असर आपको दिखता है। आमतौर पे लगभग ये खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। उस समय की स्थितियां अगर आप देखेंगे तो हमें एकदम से परेशान कर देता है ये बातें जान के कि इस लेवल की भी है उस समय छुआछूत जैसी चीजें थी। जैसे कहा जाता है, एक एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो लोग जो है ना, जब डेथ हो जाते थे ना, मरने के बाद, मर जाने के बाद नॉर्मली उस समय क्या होता था कि एक ही जगह पे लोग क्या करते थे, जो है जो शमशान घाट होता था वहां पे ले जाके क्या करते थे, जो दाह संस्कार करने के लिए जो है अक्सर लोग लेके जाया करते थे वहां पे। तो अगर ये छोटे किस्म के लोग हैं, अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो वैसे व्यक्तियों को वहां पे जाने से भी मना ही था कि वहां पे आप जला नहीं सकते। ऐसे तमाम तरह की खबरें जो है आप सुने होंगे, जो कि ये एकदम से परेशान करने वाली, एकदम से दिमाग को हिला देने वाली घटना हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे साफ तौर से कहा गया कि ये सब व्यवहार अब प्रैक्टिस में लाना संभव नहीं। अगर कोई करता है ऐसा तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें आप देख सकते हैं। कई बार जो है किन्हीं के ग्लास से पानी पी लिए आप, अगर मान लेते हैं जो है जो बड़े लोग हैं किन्हीं छोटे घर से के ग्लास से पानी नहीं पिएंगे, और ऐसे तमाम तरह की चीजें चलती है जो कि इसको बढ़ावा देता है। ऐसे चीजों को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जो कि ये गलत माना जाता है। इसको प्रैक्टिस में लाने का मतलब है कि आप जो है संविधान का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें आप देख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको लाना बहुत जरूरी था। और साथ ही साथ आपको बता दें, अंबेडकर जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, ऐसे तमाम तरह के लोग इसको फेस किए हैं। खासतौर से अंबेडकर साहब जो है, ये आर्टिकल 17 में लिखने के पीछे का कारण देखेंगे तो अंबेडकर जी का जीवनी को पढ़िए कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष के साथ, स्कूल में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, स्कूल में जो घड़े होते थे पानी उनको मतलब पीने नहीं दिया जाता था। ऐसे तमाम तरह के चीजों को उन्होंने फेस किया था। हर जगह पे उनको एक छोटे जात से होने का, हर जगह पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन बावजूद उन्होंने क्या किया, अपना हिम्मत ना खोते हुए एक देश के संविधान को जो है डिजाइन कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने ये अपने आप में झेला था कि किस तरीके से छोटे कास्ट से होने से क्या लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। इसीलिए सोच समझ के उन्होंने क्या किया, इसको डिजाइन किया ताकि ये आगे इस तरह का व्यवहार ना हो, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे समाज के प्रगति को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि आपस में लोगों को बांटने का काम करता है। इसीलिए उन्होंने ये इसको डिजाइन करके क्या किया, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। तो आप ये बातें समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके तहत जो है अपराध क्या है, इसके तहत जो है ना अपराध माना जाता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मैं आपको बता दूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो वहां से मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो है यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को लेकर। देखिए, आप अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, थोड़ा भी समझाता हूं, लेकिन आप जरूर इसको देखिएगा। ये जो है हमारा वीडियो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, जो इसमें डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर मैंने यहाँ पे बातें करी हुई है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक ऐसा अपराध जिसमें जो पुलिस अधिकारी होंगे, जो पुलिसकर्मी के लोग होंगे, उनको यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि वारंट की जो है ना, वहां पे रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा घटना ये माना जाएगा, हम वारंट की अगर वेट, क्योंकि वारंट जो है मजिस्ट्रेट जारी करेगा, तो वारंट निकलवाने में लंबा समय लग जाता है। इसीलिए हम वहां पे, अगर हम यहाँ पे एक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मामला और गंभीर हो जाएगा। इसीलिए इसको माना गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब आपको वारंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जाके क्या करना चाहिए, उस अपराधी को गिरफ्तार करते हुए उसके बाद की कार्रवाई आपको आगे बढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको और बताऊं तो एक होता है यहाँ पे दूसरा जो है नॉन कंपाउंडेबल होता है। ये क्या होता है, तो कहा गया है नॉर्मली, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली एक चीज आपको बता दूं कि जब नॉर्मल कोई गिरफ्तार होता है ना, नॉर्मली जब किसी के साथ मुकदमा चलता है, तो मान लेते दो पक्ष के लोग हैं, मान लेते ए है बी है, ये दो जो है लोग यहाँ पे मान लेते आपस में लड़े हैं या कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई इनके साथ। अब जब ये जाएंगे ना, जो अपराधी है, मान लेते हैं जिसने अपराध किया, मान लेते ये बी अपराध किया है, तो यहाँ पे जब जाएंगे ना, जब वो जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, बहस होगी, वकील जो है चर्चा करेंगे, तो जो जज बैठा होगा ना, वो जज ये मान के चलेगा कि जिसने अपराध किया है वो अपराधी नहीं है। वो सिद्ध करना पड़ेगा सामने वाले को, वकील को सिद्ध करना पड़ेगा जो ए के पक्ष में है,
उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई आप जो है अपराधी हैं और आप ये दोस्त आप पे लगता है, तो इस तरीके उसको सिद्ध करना पड़ेगा। अब तो यहां पे समझिए ये बी जो है ये जज मान के चलेगा अपराधी है, लेकिन बावजूद इसके वो मानेगा कि ये अपराधी नहीं है, ऐसा दिमाग में लेके चलेगा। ये क्यों होगा तो हम इस पे ना बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल ये हमारी जो है फिलहाल हमें समझना है अनटचेबिलिटी को। तो यहाँ पे बी के पास क्या है, ये यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है कि इसको सिद्ध करना है, इसके वकील जो है सिद्ध करेंगे कि भाई ये कैसे अपराधी है। लेकिन यहाँ पे उलट है, इसके विपरीत है। यहाँ पे जो अपराधी होगा ना, ए और बी, मान लेते बी अपराधी है तो जज ये पहले से मान के बैठ के चलेगा, पहले ही जज ये तय कर लिया है कि तुम ही अपराधी हो, तुम सिद्ध करोगे तो निर्दोष हो, तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम निर्दोष हो। ये यहाँ पे पहले से जज जो है क्या करेगा, मान के चलेगा। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम निर्दोष कैसे हो, तुम्हारा वकील तुम्हारा तय करेगा कैसे तुम निर्दोष होगे। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत काम करता है और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉम्पेटेबल। ये जो ऑफेंस होता है नॉन कॉम्पेटेबल होता है, यानी कि आप समझिए कोई भी अगर छुआछूत का व्यवहार करता है और इस तरह का रिपोर्ट अगर जाता है, वहां पे मामला अगर पहुंचता है कोर्ट में, तो आप मान के चलिए वो जो अपराधी है उसको जज मान के चलेगा तुम अपराधी हो और तुम सिद्ध करोगे अपराधी कैसे नहीं हो। तो ये चीजें वहां पे इसमें थोड़ी सी अलग की गई है बाकी मामलों से। अगर साबित हो गया, अब समझिए कि अगर वहां पे साबित हो गया कि आप अपराधी हैं, तो यहाँ पे एक चीज तो होगा, आपको जेल तो होगा ही, जेल तो होगा ही, साथ साथ में यहाँ पे आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी लगेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसके साथ फिर आरपीए एक्ट आ जाएगा। आरपीए एक्ट जो हमारे पास जो 1951-52 का है, 1951-52 का जो आरपीए एक्ट है, जो कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव से संबंधित सारी बातों को बताता है। तो यहाँ पे जो है आरपीए एक्ट जो देश में जो है ना, जो चुनाव आयोग है वो किस तरीके से काम करता है, तो आरपीए एक्ट के तहत काम करता है। तो जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया ना, उसके बाद जितना दिन का सजा हुआ है, मान लेते किसी को 2 साल का सजा हुआ है, तो 2 साल तक जो है और प्लस 6 साल और आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। चुनाव में क्या नहीं ले सकते हैं, अगर आप लीडर हैं या कुछ भी ऐसे है, आप चाहते हैं कि आप आगे जो है इलेक्शन लड़े, तो आपका लगभग करियर खत्म हो जाता है। क्योंकि आरपीए एक्ट साफ कहता है अगर किसी को सजा हो गया है 2 साल, अगर मान लेते किसी को सजा 2 साल हो गया है, तो उसके प्लस 6 साल और, यहाँ पे 6 साल अतिरिक्त जो है यहाँ पे समय दिया गया है कि आप और भी 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सजा आपको हो गया तो आपको जेल तो होगा ही, जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वह भी आप लड़ नहीं पाएंगे। तो यह यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो यहाँ पे है, आर्टिकल 17 यहाँ पे प्रयास करता है, आर्टिकल 17 ये प्रयास करता है कि किसी भी तरह का लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो जिससे उनको जो है ये लगे कि एक आजाद भारत में भी हमारे साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जो आजादी से पहले हुआ करता था। इसलिए तमाम तरह की बातें विचार करके अंबेडकर जैसे लोग अच्छे से उन्होंने देखा कि क्या समाज की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए उनको जो है ना, उन्होंने जो हमारे आर्टिकल 17 को मूल अधिकार के रूप में डिजाइन किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे रिलेटेड और भी कानून है, जैसे मैंने अभी बताया जो हमारे यहाँ पे जो प्रोटेक्शन एक्ट है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो इसके अलावे भी और भी यहाँ पे कानून बने हैं जिसको लेकर जो है इसे रोकने का प्रयास किया गया है। जिसमें हम देख सकते हैं जो SC ST के साथ जो अत्याचार निवारण जो एक्ट 1989 का था, वह भी जो है काफी जो है ना कारगर साबित होता है। हालांकि माना गया है कि उसमें भी जो है ना काफी ज्यादा मिसयूज हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाया हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो कि क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इस कानून में जो है मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से यहाँ पे इसको एक राइट मिलता है SC ST लोगों को कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो इसके तहत वो क्या कर सकता है, कंप्लेन जो है लिखवा सकता है और सामने वाले अपराधी को जेल भी होगा। और इसमें लगभग जो है मेरे ख्याल से आप इसको वीडियो को देखेंगे तो 5 साल की सजाएं जो है ना मुकर्रर की जाती है अगर आप वहां पे दोषी पाए जाते हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिएगा तो आपको और भी चीजें स्पष्ट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि छुआछूत को हटाने के लिए हमारे पास तमाम तरह के कानून हैं और व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयास करते हैं।
तो आप ये चीजें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान और किस तरीके से हमारा जो कानून जो है इसे रोकने का प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इससे लगातार अंजाम दे रहे हैं, लगातार इस तरह के जो कृत्य को कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो हालांकि ठीक है, हर जगह पर लगभग कमियां हैं। ये जो कानून अभी देख रहे हैं इसमें भी कई सारे तरह के लीकेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो अभी बताया, 89 का जो वहां पे जो कानून है उसमें भी कई तरह का जो है ना खामियां जो है देखने को मिली है। लेकिन देखिए धीरे धीरे उसमें भी सुधार आने का संभावना तो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको ये जो आर्टिकल 17 है ये आपको ठीक तरीके से समझ आया होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।